सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। हो सकता है उनके मानने और जानने वाले आरएसएस के लोग हों, लेकिन बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। सावरकर साहब ने सबसे पहले दो राष्ट्र की टू नेशन थ्योरी दी। समझ में नहीं आ रहा, मोहन भागवत जी आजकल उसको हमारे यहाँ कहते हैं उठौना, दूध का उठौना के हिसाब से बयान देते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतीय राजनीति में या यूं कहें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक भारत की राजनीति में कई ऐसे क्रांतिकारी और राजनेता रहे हैं जो पोलराइजिंग फिगर हैं। किसी की नजर में हीरो हैं, किसी की नजर में विलेन हैं। बीच का रास्ता नहीं है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम है वीर सावरकर। 100 साल संघ के पूरे हुए और इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए कहा है, आग्रह किया है सवाल के रूप में, जिस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और मीडिया की सुर्खियों में है। बीते कई दशकों से वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग हो रही है। इस बीच संघ के 100 साल पूरे होने पर संघ प्रमुख की तरफ से एक बयान ने सावरकर को भारत रत्न मिलने की चर्चा तेज कर दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अगर विनायक दामोदर राव सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह पुरस्कार के लिए सम्मान की बात होगी, यानी वो पुरस्कार, उस पुरस्कार की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बिना किसी सम्मान के भी वीर सावरकर जनता के दिलों पर राज करते हैं। संघ की तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। कंगना रनौत से लेकर बीजेपी के कई अन्य नेता वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जा रहा है, नागरिक सम्मान का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, तो किस आधार पर? कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे राजनीतिक कर दिया है। जहां चुनाव होता है, अब लिस्ट निकाल के देखिए, पद्म अवार्ड उधर ही चले जाते हैं। तो एक तरह मिला के इसका राजनीतिकीकरण हो गया है। ये ठीक नहीं है। जहां तक सावरकर साहब का है, हो सकता है उनके मानने और जानने वाले आरएसएस के लोग हों, लेकिन बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं। तो मैं इस विवाद में न पड़ते हुए इतना कहना चाहता हूं कि ये उनके विचार हैं, हमारे नहीं। किस बात के लिए दिया जाएगा? मुझे तो ये था कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर साहब ने सबसे पहले दो राष्ट्र की टू नेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के सरकारें बनाई, सरकारें गिनाई, और जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसको खंड खंड करने का काम तो इन्होंने करा दिया। अगर वो ना हुआ होता, पाकिस्तान ना बना होता, तो आज हम कितनी बड़ी ताकत के अंदर होते और कितने बड़े भूभाग के ऊपर हमारा राज होता। यानी भारत रत्न का गौरव आज तक प्रतीक्षा कर रहा है किसी के लिए क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहन भागवत जी आजकल जिसको हमारे यहाँ कहते हैं उठौना, दूध का उठौना के हिसाब से बयान देते हैं। कल उन्होंने कहा था हिंदू, मैंने कहा पूछा कि सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है। इन विसंगतियों पे बात करिए। सरकार तो आप ही चला रहे हैं, सावरकर साहब, बाकी तो सब नाम के हैं, कठपुतली।
पोलराइजिंग फिगर, यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो या तो हीरो है या विलन है, बीच का रास्ता नहीं है। हम आज वीर सावरकर के इसी पहलू पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो लोग उनके समर्थन में हैं वो क्यों हैं, और जो लोग उनके विरोध में हैं वो विरोध में क्यों हैं। मेरे साथ इस समय राहुल तलान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वीर सावरकर को भारत रत्न अगर दिया जाना चाहिए तो क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये मांग जो की जा रही है, बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये क्यों दिया जाना चाहिए। क्या कोई ऐसा स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा कोई शख्स था कि जिसको 2 बार काला पानी की सजा, 50 साल की सजा सुनाई गई हो? कोई नहीं था। अगर जो इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी वो डरती थी तभी सुनाई गई थी ना। और जो 1957 में जो गदर हुआ, जिसको बहुत सारे लोग गदर बोलते हैं, सबसे पहले उसको कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, 1908 में किताब लिख के वीर सावरकर ने ये साबित किया कि वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 गदर के तरीके से जी, तो उसको सबसे पहले ये गदर के तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि ये बस गदर था और अंग्रेजों के खिलाफ एक जनभावना उमड़ पड़ी थी, लेकिन उस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई। इसको साबित किया वीर सावरकर ने। फिर उसके बाद जो सशस्त्र विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और जो क्राउन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसका अगर जो आप किसी को श्रेय देंगे तो सबसे पहले सावरकर साहब को देंगे। उन्होंने सबसे पहले ये अलग जगाई कि भाई सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। मिस्टर ढींगरा को इस चीज के लिए कि उन्होंने जो एक अंग्रेज जज की हत्या की थी उस लड़ाई में, तो उसके लिए उसको ढींगरा जी को तैयार करना, ये सब ये जो लड़ाई हुई, तब तक हम सिर्फ और अहिंसा की लड़ाई की बात करते जा रहे थे और अंग्रेजों पे कोई दबाव था नहीं। उसके बाद देखिए, जब वो उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और ये लगने लगा कि ये विद्रोह बहुत ज्यादा फैल सकता है, तो इसीलिए उनको चार्ज फ्रेम करके 50 साल के लिए अंडमान निकोबार भेजा गया। तो ये बताइए कि जब उस टाइम के जो नेता थे उनमें एकमात्र ऐसे सावरकर नजर आते हैं जिनको 50 साल के लिए अंडमान निकोबार भेजा गया, कि वो सेलुलर जेल में भेजा गया। और भी नेता थे, लड़ाई तो और भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं भेजा जा रहा था। क्यों नहीं भेजा जा रहा था? ये बस एक बेसिक कॉमन सेंस है कि जिससे ज्यादा खतरा था उसको सबसे ज्यादा कठोर सजा दी गई। क्या कोई ऐसा स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा सेनानी था जिसको जानवरों की जगह पे कोलू में चलाया गया हो, तेल निकलवाया गया हो, लकड़ी कटवाई गई हो, छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया हो? हमने तो ये भी देखा था स्वतंत्रता संग्राम में कि ऐसे ऐसे लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको बड़े बड़े जेल के नाम पे हाउस अरेस्ट किया जाता था। वहां सारी सुविधाएं होती थी, वहां सिगरेट भी होती थी, वहां पेन पेंसिल भी और कॉपी भी दिए जाते थे, ताकि वो अपने लेटर और पत्राचार लगातार करते रहें, और एक आदमी को नितांत एकांत में डाल देना। तो ये क्या दिखाता है कि क्राउन, जिसका कोई उस टाइम पे सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर, मोस्ट पावरफुल जो सेना थी, जो सरकार थी, वो एक आदमी से डरी हुई थी और वो उसको इतने दूर भेजती है, सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा देती है। क्यों देती है? ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है, जनता खुद समझती है क्यों देती है। अब जिससे डर था उसको भेज दिया गया ज्यादा दूर। तो क्या जिससे इतना डर था, जिससे अंग्रेज इतना डरते थे, तो उसको क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? क्या जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह की नींव रखी भारत में, क्या उसको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए ना, बस यही रीजन है, मिलना चाहिए। मोहम्मद आसिफ जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है वीर सावरकर को लेकर के। उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? पहले तो आपत्ति वीर नाम से ही है। वीर किसको कहा जाता है? आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से लोग वीर कहने लगे, लिखने लगे, एंकर भी बोलने लगे वीर। वीर तो होता है जो देश के लिए लड़े, देश के लिए शहादत दे, अंग्रेजों से जंग लड़े। उन्हें अगर 50 साल की सजा हुई, उस सजा के बाद में माफीनामा किसने लिखा? कोई और दूसरा शख्स है जिसने माफीनामा लिखा? बताइए देश को।
जो माफी मांगता है वीर नहीं हो सकता वो। तो इसलिए ये कह देना वीर है नहीं। माफी मांगने के बाद में ये सब किताबों में दर्ज है, ना आप कह रहे ना मैं कह रहा, किताबें गवाह है हर बात की। इतिहास दोहराता है अपने आप को। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा आजादी से पहले काले पानी की सजा होने के बाद में जब माफीनामे मांगे गए और अंग्रेजों ने उन्हें माफ कर दिया, अब माफ करने के बाद में एक भी ऐसा आंदोलन को बताइए आप जेल से आने के बाद में कभी भी जो हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे किसी में भी योगदान कर रहा हो, कोई एक तो हो। पेंशन उन्होंने ली और इतनी मोटी पेंशन जिसकी बात की जाए उतना कम है। क्या अंग्रेज वैसी पेंशन देते रहे या अपने खिलाफ लड़ने वाले आदमी को? मुझे तो लगता नहीं है कि कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ लड़े और हुकूमत उसे प्रोत्साहित करती रहे, इनाम पे इनाम देती रहे, और बाद में जब मुल्क आजाद हो जाए तो कुछ लोग कहने लगे वो वीर थे। जो वीर थे वो जंग में गए थे, उन्होंने शहादत दी और उनके नाम इंडिया गेट पे एक फख्र के साथ लिए जाते और लिखे हुए हैं। जो वीर नहीं थे, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशनें ली, वो सत्ता आज उन लोगों की आ गई तो वीर कहलाने लगे। मुझे तो वीर नाम से आपत्ति है जी। सावरकर से आपत्ति नहीं है? आज जिससे जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वीर से आपत्ति है, वीर सावरकर से आपत्ति है। तो सावरकर नाम तो हो सकता है, कम कब करें। सावरकर वो नाम है जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली, हमारे देश के खिलाफ जब लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ काम किया। सावरकर की है, मैं इज्जत से नाम लूंगा, इज्जत में कोई नहीं है, लेकिन वीर कहलाने लायक नहीं है। वीर शहादत दी जिन लोगों ने, जिनके इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं, जिन्होंने फांसी चढ़े, वो लोग वीर कहलाएंगे। मुखबरी करने वाले कभी वीर नहीं होते। अच्छा आसिफ जी, सत्ता आती जाती रहती है, इतिहास भारतीय जनता पार्टी कहने से लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास बताने के लिए, लिखने के लिए उनके पास नहीं है। ठीक है, इंडिया गेट पे जिन अगर लोगों के इतिहास नाम होता, लिखे हैं, एक इतिहास, एक अगर मैं कहूंगा इतिहास होता जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी आजादी के खिलाफ, एक नाम तो बता दे अपना। ठीक है तो नाम आसिफ उनके जी, लोगों मैं का चाहूंगा कि दर्शकों को, उसको ठीक है, मैं ये भी चाहूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, उसको हमारे दर्शकों को और ज्यादा स्पष्ट कर दें। जो इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं वो किन लोगों के हैं? ज्यादातर वो लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ शहादत, उनके खातिर हुकूमत से बगावत की, वो लोग हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आप ये वहां पे एक नाम आप बता दीजिए आजादी के बाद में उन लोगों का लिखा हुआ है जिन्होंने मुल्क के जो लोग उनकी मुखबरियां की, सरकार से पेंशन ली, उनका एक नाम है तो मुझे बता दीजिए आप। नहीं, वो बात अपनी जगह पे है। आपका कहना यह है कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, इंडिया गेट पे उनके नाम लिखे हैं, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैंने क्या कहा? मैंने सब तो नहीं कहा ना, मैंने सब तो नहीं कहा, फिर आपने बात बदल दी मेरी। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो कौन लोग हैं? वहां पे वो लोग नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरियां की, पेंशन ली, उन लोगों के नाम नहीं है वहां पर। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड है, खुले तौर पे कह रहा हूं मैं, नहीं है। ठीक है, अब मैं राहुल जी के पास जाता हूं। राहुल जी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, आप बताएं कि किस तरीके से पॉलिटिकली और कितना करेक्ट है यह बयान कि एक चीज तो यह है कि इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं वो अंग्रेजों की मुखालफत करने वालों के नाम लिखे हैं, एक बात है। दूसरी चीज यह है कि जो अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा हो, जो अंग्रेजों के सामने माफीनामा देता रहा हो, वो वीर कैसे हुआ? कांग्रेस की तरफ से आसिफ जी ने 2 सवाल उठाए। देखिए, आसिफ जी की गलती नहीं है, पूरी कांग्रेस ही ऐसी है। उसने क्या है, जब देश आजाद हो गया, नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, अब जैसे आसिफ जी बन जाए ये भी खुद को भारत रत्न मानने लगेंगे। इनके यहाँ क्या है कि ये खुद से बड़े मुतमईन रहते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, हमारे थॉट्स हैं। लेकिन देखिए, जैसे उन्होंने बोला ना कि वैसे ही इन्होंने इतिहास भी लिखा है।
इतिहास में बस इन्हीं की चर्चा है, बाकी और किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतिहास में गांधी नेहरू फैमिली के अलावा किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। सारी स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे वो मोतीलाल नेहरू थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के सबसे हाईएस्ट पेड वकील थे, अंग्रेजों के लिए केस लड़ते थे, उनके बेटे भी वैसे ही थे। तो देखिए, अब इंडिया गेट पे आते हैं। पहले इंडिया गेट पे जिनके नाम है वो प्रथम वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए, अंग्रेजों की सेना की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, उनके नाम है वो। उनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं। एक बात तो ये हो गई उसमें। और अब बातें कि वीर थे सावरकर या नहीं थे, देखिए ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको जो पट्टी पढ़ाई गई है वो नेहरू गांधी फैमिली ने पढ़ा रखी है, और ये कभी मानेंगे भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं ये माने। हम नहीं चाहते हैं कि आसिफ जी ये माने कि वो वीर थे, देश की जनता माने कि वो वीर थे। बस ना कांग्रेस माने, ना राहुल गांधी माने, ना सोनिया गांधी माने, बस इनके लिए वीर थे। नेहरू वीर थे, इंदिरा गांधी वीर थी, और इनके लिए बाकी और जो भी मोतीलाल नेहरू भी इनके लिए वीर थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो पैसे दे रहे थे सेनानियों को, अंग्रेजों से पैसे लेते थे, उनका केस लड़के फिर सेनानियों को पैसे देते थे, तो वो भी वीर थे। बाकी इस दुनिया में भारत के जो भी संग्राम हुआ, जो भी इंडिपेंडेंस की जो भी लड़ाई थी, उसमें और बाकी कोई वीर नहीं था। मैं बताता हूं, भगत सिंह भी वीर नहीं थे इनकी नजरों में। अगर जो होते तो उनको भारत रत्न दे देते। ये ना इनके लिए अशफाकुल्ला खां की कोई वैल्यू है, ना इनके लिए रामप्रसाद बिस्मिल की, ठाकुर रोशन सिंह की, कोई इनके लिए वैल्यू नहीं है। इनकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है मोतीलाल नेहरू से और राहुल गांधी तक आता है। राहुल गांधी भी लड़ाई लड़ रहे थे इनके हिसाब से, पर वो पता नहीं कैसे लड़ रहे थे, वो अलग चीज है। देखिए अब है क्या कि वीर क्यों थे। मैं मानता हूं वीर वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इस देश में, जो मैंने शुरू में बोला, सशस्त्र विद्रोह की नींव डाली, लोगों में बताया कि सिर्फ अहिंसा से नहीं जीता जा सकता है, इसके लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो वो अगर जो कोई हिंसा का सहारा लेगा और इतने बड़े शासन के खिलाफ, कि जिसका सूरज नहीं डूबता था, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, जो आधी दुनिया पे राज कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है ना, तो वीर होता है। इनको समझ में नहीं आएगा। और जिसके पास असीमित शक्ति हो, शेखर जी, असीमित शक्ति जिसके पास थी, उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह खड़ा कर देना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, सशस्त्र विद्रोह, तो ये वीरता की निशानी है। इनको नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा, ये जानते ही नहीं है ना। और दूसरी चीज, एक बोल रहे थे कि भाई माफी क्यों मांगी। मैं बोलता हूं, अगर जो आप माफी मांग के, ठीक बात है माफी मांगी, 2 बार लेटर लिखा गया और उनको फिर माफ भी किया गया, अगर जो आप लेटर लिख के माफी मांग के एक विद्रोह को जारी रख सकते हैं, उसकी नींव को मजबूत कर सकते हैं, तो आपको लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। 2 तरीके लड़ाई लड़ने के, या तो आप मर जाइए, वहीं मर जाते हो, लेकिन क्या लड़ाई जारी रहती? नहीं रह पाती, बिल्कुल नहीं रहती। अगर जो आप अपनी विचारधारा के, आपने कोई विचारधारा शुरू की है, सशस्त्र विद्रोह की विचारधारा आप लेके आए जनमानस के मन में, दिमाग में उसको बिठाया है आपने, तो फिर आपका जीवित रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं समझेंगे, इनको समझाने की कोशिश भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए वीर थे। और देखिए, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास राहुल जी। अभी वापस चलते हैं आसिफ जी के पास। आसिफ जी, ये एक दिक्कत है, मतलब जो कांग्रेस की तरफ से इतिहास बताया जा रहा है, जब उसको फैक्चुअली चेक किया जा रहा है, तो वो कई मायनों पे, कई पैरामीटर्स पे, और कई बार तो पूरा का पूरा फिगर आउट हो रहा है, मतलब गलत साबित हो रहा है। जैसे आपने अभी बताया कि इंडिया गेट पे उन लोगों के नाम लिखे हैं, ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का इतिहास आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तथ्य जुटाए होंगे, और वहां पर उन लोगों के नाम है जो अंग्रेजों से पेंशन नहीं लेते थे। लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के वो सेनानी जो अंग्रेजों की तरफ से दुनिया में जाकर के लड़े थे, नाम दरअसल उनके लिखे हैं। हमने चेक किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक बार इंडिया गेट गया और चेक करके आया था। लिखा हुआ है हर एक के नाम के आगे कि किस सन में, और प्रथम है कि द्वितीय वर्ल्ड वॉर, ये सब लिखा हुआ है उसमें। तो अभी जो कांग्रेस की तरफ से इतिहास है, पहले तो उसी पे सवाल उठ रहे हैं। अब उसके बाद जो बात आपने कही कि उनको वीर क्यों ना कहा जाए, उसको लेकर के राहुल जी की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो इतिहास देश के सामने रखा है, उसमें जो फिगर्स आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं,
वो ऐसा लगता है कि कहीं इंटेंशन से या तो परे हैं या फिर उनको रखने का तरीका और तथ्य दोनों गलत हैं। देखिए, सारे सही फैक्ट हैं। एक भी राहुल जी ने आपने ये नहीं बताया अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई उन्होंने लड़ी जेल से आने के बाद में। ये लोग उनके साथ थे आजादी के लिए। एक बयान नहीं दिया उन्होंने, एक भी अल्फाज नहीं बोला राहुल जी। नहीं, जो नहीं बोला, जो बोला उसको अभी उस पर सवाल ले लेंगे। जो बोला उस पर बताइए कि आप कांग्रेस की तरफ से जो इतिहास अभी भी इस चर्चा में देश के सामने रख रहे हैं वो तो गड़बड़ है, और वो इतिहास जो पिछले 50-60 साल से देश के सामने रखा गया फिर वो भी कटघरे में है। आपने पेंशन की बात की, उन्होंने बताया कि भाई नेहरू हो चाहे मोतीलाल नेहरू हो, वो कांग्रेस के ही मुकदमे लड़ते थे और कांग्रेस से पैसे लेते थे। आप खंडन करें अगर ये सब चीजें आपके हिसाब से या कांग्रेस के इतिहास में सही नहीं है तो। इतिहास की बात करेंगे तो नेहरू जी ने जब से आजादी की लड़ाई लड़ी उसके बाद का एक वाक्य बताइए ना। नहीं आपके पास में, हम तो सावरकर जी का इतिहास बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर लोगों से मना किया, आप इसमें शामिल मत होइए, इतिहास है ये, इसे भी झुटला दीजिए आप, कह दिए कांग्रेस का इतिहास ऐसा था ही नहीं। फिर तो ये पैरवी हो गई ना आपकी। जब जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ी इन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। जेल से बाहर निकल के आने के बाद में एक भी मूवमेंट इनका ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ हो। तो आप कैसे कह देंगे कि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी? अच्छा, जब आदमी सलाखों के पीछे चला जाता है, सलाखों के पीछे जाने के बाद में माफी मांगने के बाद में उन्हीं के हो गए, वो उन्हीं के हिसाब से चलने लगे, आज उन्हें वीर नजर आने लगे। जो लोग शहीद हुए, जो लोग हंसते हंसते मुल्क की आजादी खातिर फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उन लोगों के खिलाफ तो ये लोग थे, आज उनको वीर कह रहे हैं लोग बैठकर यहाँ पे। ये भी इतिहास नहीं है क्या? ये भी इतिहास के काले पन्ने हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। ठीक बात कह रहे हैं। इनको जो नजर आया वही नाम इन्होंने लिए जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जितने भी लोग थे सब वही नाम तो लिए। अपने लोगों का इतना नाम कहां ले पाए? क्योंकि इनके पास उनके नाम ही नहीं लेने के लिए। कहां से उनके नाम लेंगे राहुल जी? ठीक है, नाम तो बताएं कम से ठीक है, कम। मैं इसका जवाब अभी लेता हूं राहुल जी से। मैं आता हूं राहुल जी, आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट एक सवाल। यही काम है जो कांग्रेस के खिलाफ आसिफ जी, एक सवाल। नेताओं के खिलाफ बोलना, जो सत्ता से थे उनके खिलाफ बोलना, यही तो इनका इतिहास है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने चूंकि कही है। अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, दूसरे में खमियां निकालिए, अपने पास कुछ नहीं बचा बताने के लिए। नहीं, क्योंकि बताएं कैसे? अच्छा, सवाल तो सुन पेंशन लीजिए। लेते थे, उन्हीं के रहमो करम पे तो पलते थे, कैसे कहेंगे? आसिफ जी, हिम्मत चाहिए सच बोलने की, राहुल भाई, अरे बड़ी हिम्मत चाहिए। और आज के दौर आप में सुनिए हकीकत तो। के खिलाफ कोई भी अल्फाज बोलने में अरे किसी में हिम्मत सवाल नहीं सुन होती। लीजिए, ठीक है, वो चीज हो गई, आपने अपनी बात कही बहुत पुख्ता तरीके से। आसिफ जी, आप अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल भी मेरे मन में आते हैं जब आपकी बात सुनते हैं गहराई से। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर राहुल जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे सारे सवालों के जवाब लेते हैं जितने सवाल आपने उठाए हैं अभी। बस एक सवाल मेरा आपसे यह है कि यह बता दीजिए कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था और कांग्रेस का जो कांग्रेस है उसका पहला अध्यक्ष कौन था? अगर आपको ये लगे कांग्रेस के अध्यक्ष को मुस्लिम थे, फिर आके हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति यही शुरू हो जाएगी। यही तो रह गया है। नहीं, इसी पे चर्चा तो करनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो हिंदू मुसलमान के जा ही नहीं रहा हूं साहब। महिला की बात कर दे रही है। नहीं आसिफ जी, मैंने कहा हिंदू मुसलमान, मेरा जिस तरीके से उन्होंने कहा आसिफ जी, भाई मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आप देखिए इधर उधर की, देखिए फिर वही बात हो जाएगी कि अभी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, कांग्रेस का गठन क्यों हुआ और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? मेरा बड़ा सीधा सा स्पष्ट सवाल है। आप हिंदू मुसलमान पे मत जाइए, नाम बता दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। कांग्रेस का गठन मुल्क की आजादी के लिए एक संगठन बना। उस बनने के बाद में लोगों ने उसके अंदर लोग शामिल होते चले गए
और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ते मुल्क आजाद हुआ। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब कांग्रेस अपना इतिहास देश के सामने बताती है, अपनी तरह से इतिहास बताती है, तो बड़ा बड़ा उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। राहुल जी, इसीलिए मैंने आज बीजेपी के आदमी को मौका नहीं दिया। मैंने इसीलिए रखा राजनीतिक विश्लेषक को कि जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कम से कम निष्पक्ष भाव से सही और गलत का भेद कर सके। जो पॉलिटिकली करेक्ट बात है, जो तथ्यात्मक रूप से सही है, उसको आसिफ जी रख सके। मैंने इसीलिए आज आपके सामने किसी बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बिठाला, मैंने राहुल तलान जी को बिठाला, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी तरह से लर्निंग करते हैं, अपनी तरह से स्टडी करते हैं और फैक्ट्स पर बात करते हैं। राहुल जी, अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ और पहला अध्यक्ष कौन था, पहले तो यह स्पष्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आप जो आसिफ जी ने सवाल रखे हैं उन सारे सवालों का एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, पहले कांग्रेस के गठन पे बात करते हैं। जैसे शेखर जी, आजकल हम एनजीओ गठित करते हैं ना, जैसे सरकारें करती हैं अपनी लॉबिंग के लिए, अपने अलग अलग सरकारें कर रही हैं, कंसल्टेंसी फर्म हायर करती हैं। तो कांग्रेस जो थी, सबसे पहली कंसल्टेंसी फर्म थी अंग्रेजों की। 1885 में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की, और ये इसलिए की गई कि भारत का जो, भारतीयों का जो गुस्सा हो अंग्रेज शासन के खिलाफ कि लड़ाई हम ही लड़ेंगे, उसको दबाने का एक तरीका था कि भाई हम सर्वे सर्वा बन जाएंगे और सरकार और उसके मध्यस्थ में काम करेंगे। जो अंग्रेजों की सरकार थी और जनता के बीच में मध्यस्थ हम बन जाएंगे, जनता को इधर बरकरार लेंगे और सब अंग्रेजों के लिए काम करते रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। एक समझ लीजिए कि अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी ने एक एनजीओ बनाया था शुरू में कि भारतीयों के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जो भारतीय आजादी मांग रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए इनको अब पता नहीं है आसिफ जी को, आसिफ जी पढ़ के नहीं आए कांग्रेस का इतिहास। फिर बाद में अलग चीज है कि भाई देखिए, ये बोलते हैं कि और किसी के पास वो विचारधारा के तौर पे राष्ट्रवादियों के पास वो नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं। यही इनका एक डिबेट है ना। अच्छा, ये बताइए आसिफ जी, आपकी विचारधारा क्या है कांग्रेस की? कोई नहीं। विचारधारा के नाम पे आप ऐसी पार्टी हैं जो कहीं है ही नहीं, ना आप लेफ्टिस्ट हैं, ना आप राइटिस्ट हैं, और ना आप कहीं खड़े हैं विचारधारा के तौर पे। तो जो लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे, या तो लेफ्टिस्ट थे या राइटिस्ट थे, मतलब राष्ट्रवादी थे। तो खुदीराम बोस को क्या मानेंगे आप? जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो शहीद हुए, उनमें से मैक्सिमम तो, चलिए भगत सिंह को आप बोल दीजिए कि वो लेफ्ट विचारधारा को फॉलो करते थे, बाकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ये सब राष्ट्रवादी थे ना, इस राष्ट्र के लिए जान दे रहे थे ना। तो वो आपके पूर्वज कैसे हो गए? आपने एक्चुअली में किया क्या है कि आपने अपने पर्टिकुलर पूर्वज छाट लिए। आपका जो इतिहास है सारा का सारा आजादी की लड़ाई का, वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी के आसपास सिमट जाता है। लड़ाई और भी लोग लड़ रहे थे, लेकिन आपने उनको साइड लाइन कर दिया। अच्छा, आप आजाद को क्या मानेंगे? चंद्रशेखर आजाद को क्या मानेंगे आप? क्या वो राष्ट्रवादी थे या लेफ्टिस्ट थे? राष्ट्रवादी थे। जो इस राष्ट्र के लिए लड़ेगा वो राष्ट्रवादी है। तो आपसे तो इनकी कोसों दूर है ना ये तो विचारधारा के तौर पे। लेकिन आप अचानक से बोल देते हैं कि नहीं भाई, ये तो थे ही नहीं, ये तो बीजेपी ठीक है। बीजेपी कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी तब लड़ाई लड़ रही थी। सही बात है, मेरे पूर्वज लड़ रहे होंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं नहीं लड़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिस विचारधारा को मैं फॉलो करता हूं तो वो लोग नहीं थे उस टाइम पे। तो विचारधारा की बात है ना। आपकी जो विचारधारा थी सारी की सारी, आपके पास तो विचारधारा ही नहीं थी। आपने एक विचारधारा पकड़ के रखी हुई थी। जब गांधी जी आए कांग्रेस का, तब जाके कुछ ये हुआ कि चलो भाई आजादी की लड़ाई भी लड़ सकते हैं हम। उससे पहले तो आप सिर्फ सम्मेलन खेल रहे थे। सम्मेलन करके अंग्रेजों को इधर शांत कर देते थे, जनता को इधर शांत कर देते थे। बस आप मध्यस्थ का काम कर रहे थे। फिर बाद में जब ये देखिए, आपसे कभी बनी नहीं, ना भगत सिंह की बनी आपसे, ना सुखदेव की बनी, ना राजगुरु की बनी, ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बनी, ना ठाकुर रोशन सिंह की बनी, ना लाला लाजपत राय की बनी। बाकी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आपसे कभी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? विचारधारा थी नहीं आपके पास। तो आपको यह समझना चाहिए कि आप जिनको बोल देते हैं कि भाई वो नहीं थे, वो नहीं थे, वो नहीं थे, आपको सही से पढ़ के आना चाहिए, एक बात तो। दूसरी चीज कि ये बोलते हैं कि उनका आजादी के बाद, जो उनका जेल से आने के बाद, सेलुलर जेल से रिहा होने के बाद उनका क्या इतिहास था।
कौन सी लड़ाई लड़ी? देखिए ऐसा है आसिफ जी, जरूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ती हुई दिखे। मैंने बोला ना कि जैसे हमने तो बीज डाला कांग्रेस का, है ना, तो आप तो उसी की संतति हुए ना, एक अंग्रेज की संतति हुए आप एक तरीके से। वैसे ही जो वीर सावरकर ने जो बीज डाला कि सशस्त्र विद्रोह का, उसको लेके बहुत सारे लोग आगे गए, उसी को आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर जी ने, भगत सिंह जी ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, जो सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे गरम दल वाले, सारे के सारे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ये होता है। वैसे ही आप अपनी संतति देखिए, आप तो एक अंग्रेज की संतति को आगे चला रहे थे ना, जिस अंग्रेज ने कि वो बस इसके लिए डाली कि उसकी नींव कांग्रेस की डाली ही इसलिए गई थी कि हम जो जनता का गुस्सा है उसको कैसे ठंडा करेंगे, जो भारतीयों का गुस्सा है आजादी के लिए, जो भारतीयों की मांग है उसको कैसे ठंडा करेंगे, ये कर रहे थे आप। और जब अब उसके फिर आजाद हिंद फौज आपसे अलग क्यों हो गई? सुभाष चंद्र बोस आपसे अलग क्यों हुए? क्यों? इस पे जवाब दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। एक बार वो अध्यक्ष बने फिर आपका एजेंडा समझ में आ गया ना कि भाई इनका एजेंडा तो ये है कि अंग्रेजों के लिए खेलेंगे हम। तो इसीलिए तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। अगर जो आप आजाद हिंद फौज जब ये बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो किसकी संतति को आगे बढ़ा रहे थे? सशस्त्र विद्रोह की संतति को आगे बढ़ा रहे थे ना। तो आप कैसे बोल देंगे कि भाई जो उन्होंने वीर सावरकर ने जो नींव डाली थी उससे कोई फायदा नहीं हुआ? होता है फायदा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। और आप बात करते हैं कि भाई हम रीढ़ नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। हमें पता है आप में कितनी रीढ़ थी। आपने इस देश के विरोधियों को, इस देश की सेना की हत्या करते हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री ने अपने आवास में बुला के खाना खिलाया, हाथ मिलाया, डिनर करवाया, लंच करवाया। तो हमें पता है कि आप वैचारिक तौर पे कितनी मजबूत पार्टी हैं। वैचारिक तौर पे आप मजबूत पार्टी हैं ही नहीं। ना आजादी के समय आप वैचारिक तौर पे मजबूत पार्टी थे, ना आज आप वैचारिक तौर पे मजबूत पार्टी हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक इतिहास से आपने छेड़छाड़ करके, राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास, लंबे समय तक आसिफ जी के पास चलते हैं। तो बहुतों को मिटा दिया गया। मुझे बताइए ना कितनी भगत सिंह की मूर्तियां लगवाई आपने? नहीं ठीक लगवाई है, ना। अब ये सवाल लेकर के आसिफ जी के पास चलते हैं। अब आसिफ जी के जवाब देने का समय है। आसिफ जी, दो तीन चीजें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि मैं कतई नहीं, मेरी कोशिश थी कि इस पूरी चर्चा को कहीं से भी मैं हिंदू या मुसलमान में ले जाऊं। वो आपने जो इतिहास पढ़ा है उससे ये चीज निकल करके आई। अभी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी का यहां कोई है नहीं। जो बात हो रही है फैक्ट एंड फिगर पे हो रही है। तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की, यह भी बात स्पष्ट हो गई, यह तथ्य है। और हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा था, मतलब कांग्रेस की तरफ से आपने कहा तो हिंदू मुसलमान इस चर्चा में आप लेकर के आए। अब दूसरी चीज यह है कि जो बातें राहुल जी की तरफ से आई हैं कि जो गरम दल था उसने जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, वो नेहरू से या नेहरू परिवार से उस तरीके का उसके साथ में, मतलब वो मिसफिट रही हमेशा। तो ऐसे लोग क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानेंगे? अब इनका सवाल है कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, सुखदेव हो, क्या कांग्रेस की नजर में ये सब क्रांतिकारी नहीं है? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है? हाँ, तो हम क्या पढ़ते इतिहास में? यही पढ़ते ना स्वतंत्र सेनानी है। ये आपने ही पढ़ा, मैंने ही पढ़ा है, शायद राहुल जी ने नहीं पढ़ा है, वो अलग हो सकता है। उनके ना पढ़ने का नजरिया अलग हो सकता है। और आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती होने से किसने रोका? वो कौन लोग थे जिनको आज ये कह रहे हैं गरम दल के थे? उन्हीं लोगों ने रोका, उसी विचारधारा ने रोका जिस विचारधारा की ये बात कर रहे हैं। असल तो जो साबरमती के साथ में लोग थे, उन्हीं की सोच के लोगों ने आजाद हिंद फौज में हिंदुस्तानियों को जाने से रोका और अंग्रेजों के साथ कहा आप अंग्रेजों के साथ रहिए। फिर आप कह रहे वीर थे। ये तो बड़ी समस्या, बहुत बड़ी एक समस्या अजीब सी है। अंग्रेजों के साथ रहे आप, पेंशन तो नहीं मिली, तमाम काम उनके साथ के जो लोग बगावत कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनके लिए मुखबरिया करते रहे। फिर भी हम तो देश के लिए लड़ रहे थे। ये हमारा लड़ने का तरीका है। हमारे हीरो हैं, उन हीरो का यही तरीका नहीं, ये कहां पे लिखा हुआ है कि आजाद हिंद फौज में जाने से सावरकर ने रोका जी, या चंद्रशेखर आजाद को? लिखा हुआ हिंदू कहां लिखा है? आप हमें दिखाएं। वही बता, वही जवाब दे रहा हूं मैं। कहां लिखा हिंदू है? महासभा से जुड़े थे, किसने मना किया था जाने से? इन्होंने तो मना किया था, इनके लीडरों ने। क्या आजाद हिंद फौज में भर्ती मत होइए आप।
हम अंग्रेजों के साथ देंगे, उससे अंग्रेजों की सेना में शामिल हुई है। ये भी तो इतिहास आपने नहीं पढ़ा क्या? राहुल जी जी नहीं नहीं अभी आप ही जवाब बता देंगे दीजिए, वो। इतिहास नहीं है। नहीं नहीं मैं तो राहुल जी की जरूरत ही नहीं है, राहुल जी की जरूरत है, आप ही बता दीजिए इस बात को। मैं इतिहास तो नहीं है क्या? या रा- जितने सफल सेनानी ठीक है चंद्रशेखर, राहुल जी, सुभाष चंद्र जो बोस हो, सवाल तमाम लोगों भाई को हमने चर्चा होने किताबों दीजिए, में ठीक है 1947 के बाद में पढ़ा है नहीं पढ़ा? बताइए भाई राहुल जी। सत्य सेनानी थे हमारे, इन्होंने देश की खातिर कुर्बानी दी। अभी देश का एक ताजा इतिहास सामने आया है कि सावरकर, ठीक है आने दीजिए। मैं तो आज आश्चर्यचकित हूं जो कांग्रेस जिस तरीके से इतिहास सामने रख रहे हैं आप, तो कैसे तोड़ मोड़ दे? वो ठीक है तो राहुल जी बता रहे हैं ना। नहीं मैं तोड़ने मोड़ने की बात नहीं, जो बात आपने कही मैं उसका ही जवाब ले रहा हूं। आपने जो बातें कही, अभी आपने इंडिया गेट पे जिनके नाम बताए मैंने बता दिया, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई वो भी फैक्ट एंड फिगर में आ गया। अब जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब राहुल जी ही देंगे। राहुल जी जी अब देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, पहली बात तो ऐसा कहीं इतिहास में लिखा हुआ नहीं, एक बात। दूसरी चीज, अगर जो मैं इसको मानूं भी कि ऐसा है, अगर जो ये मानते हैं कि ऐसा हुआ, तो ये देखिए ये वो नहीं है कि जब आप अलग अलग संगठन जैसे ये हैं और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों हैं विपक्ष में, लेकिन इनमें 20 बार आपस में झगड़े हो जाते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, विचारधारा के तौर पे हो जाते हैं, अपने अपने नेताओं को लेके हो सकते हैं, इतिहास को लेके हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत तब एक सुर में बात कर रहा था, भारत एक सुर में बात नहीं कर रहा था ना, तात्कालिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये क्या है, पेंट करने की कोशिश करते हैं। भारत की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो फिर आप बताइए कि महात्मा गांधी से उनकी भगत सिंह जी की क्यों नहीं बनती थी, ये भी तो सवाल उठेगा। तो अगर जो भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, फांसी पे उनको चढ़ा दिया गया, तो इसमें महात्मा गांधी की गलती निकाल लें हम और ये मान लें कि उनको बचाने की कोशिश नहीं की गई थी, या महात्मा गांधी चाहते तो उनको बचा लेते, है ना। तो ये क्या है कि तात्कालिक परिस्थितियों पे बहुत सारे विचार किए जाते हैं और उन विचारों को लेके पेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोल दूं आज की महात्मा गांधी और नेहरू चाहते तो बचा लेते, दोनों एजेंट थे अंग्रेजों के। अगर जो मैं ऐसे करके बोल दूं, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं ना, मेरा मंतव्य है, अगर जो मैं ऐसे बोल के ये पेंट करने की कोशिश करूं, लेकिन महात्मा गांधी के योगदान को मैं कम नहीं करूंगा, पर भगत सिंह का योगदान भी है। लेकिन अगर मैं ये मान सकता हूं, इतना छूट दे सकता हूं महात्मा गांधी जी की तात्कालिक परिस्थिति रही होंगी, वो चाह कि निर्णय नहीं ले पाए होंगे कि उनको बचाना है या नहीं बचाना है, फांसी से केस लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये। लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद तो थे। तो वैसे ही ये क्या करते हैं कि ये वीर सावरकर को वैचारिक मतभेदों का, अगर जो विचार हैं तो मतभेद होंगे ना, आपके पास तो विचार ही नहीं थे। अगर जो उन पे के विचार होते आपके पास, तो आप एक पार्टी होते। आप आज तक नहीं बता पाए अपनी विचारधारा क्या है, ना बता पाएंगे कभी भी, जब से आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई है और आज तक। आप बता दीजिए क्या विचार। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हाथ तो कंगन को सवाल आरसी ये क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। आसिफ जी, वैचारिक रूप से, चूंकि तथ्यात्मक रूप से कई बार सवाल कटघरे में आ गए, आपकी तरफ से जो इतिहास रखा जा रहा है या कांग्रेस की तरफ से, वो कटघरे में बार बार आ रहा है। अब कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठ रहा है, तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है, यह भी इस चर्चा में स्पष्ट कर दीजिए। जो कटघरे में सवाल मैंने उठाया उसका जवाब क्लियर तौर पे तो नहीं मिला। आप उनको कटघरे में रखने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को कटघरे में। इससे अच्छा जवाब कोई आपको दे सकता है आसिफ जी? तो महात्मा कोई गांधी नहीं के दे सकता। बारे में मैं बोल रहा हूं, टिप्पणी क्या बोली, आप उसको बताइए ना, बोलने को राजी नहीं हुए। लाला लाजपत राय और आप सीधी बात महात्मा करने गांधी लगी में थी, क्यों कांग्रेस मतभेद? पार्टी को कटघरे में रख के ये बात हो रही मैं है। ये बोल दूं कि महात्मा गांधी जो लाला लाजपत राय पांच के जरिए विरोधी शब्दों का थे। इस्तेमाल किया गया, मैं ये बोल दूं, आप चुपचाप अच्छा, बैठे एक सुनते बात रहे। बताइए। एक बार आपने राहुल जी को नहीं अच्छा, टोका। आसिफ जी एक चीज बता दीजिए बस मुझे, जो भगत भाई सिंह भी आजादी जिससे की लड़ाई लड़ पेंशन रहे ले थे रहा ना। था, जिससे जो दलाली का, वो दलाली बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? कुछ और बोलेंगे? अरे नहीं, भाई, और शब्दों तो का फिर मैं भी तो इस्तेमाल ये करके बोल दूंगा कि नेहरू जी कुछ दलाली और कर शब्द रहे है तो थे। मुझे बता दिए। नेहरू जी समझ दलाली दूंगा कर रहे मैं। थे, नेहरू जी शब्दों को दलाली कर रहे थे। मैं भी कहूंगा जिसका इतिहास नहीं है वो इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं 14 के बाद देखिए, से। सुनिए सुनिए सुनिए, वो इतिहास नेहरू नहीं जी पाएंगे। दलाली कर रहे थे मालूम है और सबको किस तरह का इतिहास है। एडविना के पंडित एजेंट जवाहरलाल थे, नेहरू, महात्मा जो गांधी, एडविना कितने बताती स्वतंत्र थी वो नेहरू जी लोग थे। करते थे। सलाखों के पीछे क्यों गए? अच्छा, अगर वो नेहरू जी अंग्रेजों भी के तो लिए दलाली काम कर रहे थे ना। बताइए, एडविना क्यों गए सलाखों के पीछे? एडविना माउंटेन क्यों बेटन इतने जो भी वर्षों तक बोलती जेल थी, काटी? नेहरू जी वही करते थे। अंग्रेजों इससे ने बड़ी जेल दलाली इसलिए क्या दे दिया होगी? कि अंग्रेजों को बड़ी मोहब्बत थी उनसे। जो भारत का सलाखों गवर्नर पीछे था, रही है। उसकी वाइफ है, के इसीलिए कहने पे सालों नेहरू साल जी जो जेल में करते थे वो और एक करते वो थे। शब्द
जो तो ये सलाम भी को तो भी दलाली पीछे थी ना ही महाराज। इतना घबरा गया, मैं यही तो इतना बोल रहा हूँ बौखलाहट कि में आ आप गया, दूसरों मैंने पे क्या कीचड़ कर दिया, उछालेंगे तो कौन आप सी कैसे विचारधारा से बचेंगे? जुड़ गया, आप बोल और देते हैं कि देश की आजादी वैचारिक की मतभेद विचारधारा नहीं से हो जुड़ सकते गया, थे, क्यों नहीं और हो देश की सकते आजादी थे? की लड़ाई का महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद नहीं थे क्या वीर सावरकर? माफीनामे बहुत सारे लोगों से वैचारिक मतभेद रहे हैं ना। उस माफीनामे के खिलाफ तो जब भी आपको पेड़ मिले, अरे मैं जब बोल रहा हूँ कि आप बगैर पढ़े आएंगे तो ऐसे नहीं होगा, आज आप उस विचारधारा आपको को पढ़ के आना होगा। और वही लोग जो उनके खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े होकर उनकी सेना में लोगों को भर्ती की बात करते थे, आज वही लोग पहाड़े पढ़ा रहे हैं ये सदर सेना नहीं थे, पश्चिमियों के थे। पश्चिमी देश की ये थी कि अंग्रेजों को मुल्क से भगाना है और भगा के दिखाया उस विचारधारा ने। वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है, वो विचार देशभक्तों की थी। वो देशभक्त आज भी याद किए जाते हैं। आपके पास इतिहास है बताने के लिए, उसको याद कर लिया जाए। आपके पास आज नॉलेज का अकाल है आसिफ जी। नहीं, आजकल तो नया चैनल है, ये हमारे हो गए। जब भी कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पास नॉलेज का सब अकाल है। कांग्रेस जुड़े, सब कांग्रेस सरकार देखिए, में शामिल है। मुझे लग रहा है वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं कोई आए। ऐसा नहीं था जिसको मिलकर सरकार ना बनाई हो 47 के बाद में सब इकट्ठे होकर ना रहे, सब देश के लिए लड़े, नहीं लड़े। वो लोग लड़े जिन्होंने पेंशनें ली। आप उस फैक्ट पे डिबेट करना चाहते हैं, फैक्ट पे करिए ना। अगर जो आपको मालूम है, देखिए, एक विचारधारा बनने के बाद जिस तरीके से, ऐसा ना हो कल को नए भारत रत्न की बात होने लगे, नया युग का नया भारत है, ऐसे लोगों की बात ना होने लगे जो लोगों को 14-14 साल बाहर तेल से बाहर लाया जाता है और उनके लिए कल को एक नई डिमांड उठ जाए। और एक की तो तारीफ की जाएगी, आज का लग रहा पिता मत पिता दिवस 14 फरवरी, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर है ना दिल्ली के अंदर, जो सलाखों से भी निकल के बाहर आए, उनके लोग भी आप ही की तरह कहेंगे भारत रत्न दिया जाए इनको, ये नया भारत है। राहुल तरन जी, इस तरीके की बात नहीं। जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए वो शहीद थे और शहीद रहेंगे, और उनको आज आपके पास है नहीं तो दूसरे लोगों का हमारे हो गए। ठीक है राहुल जी, शेखर जी, आसिफ जी का आसिफ जी का साफ साफ ये कहना है, आसिफ जी का साफ साफ एक, अब जवाब लेते हैं उनसे। आसिफ जी का साफ साफ ये कहना है कि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनको प्रमोट किया जा सके या जिनको भारत रत्न दिया। आप ऐसे लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं जिनका पूरे परिप्रेक्ष्य में कोई योगदान नहीं है। आता हूं मैं, अब इधर जवाब आने दीजिए राहुल जी। देखिए, मैं कह रहा हूं, इसको कोई मेरी इस बात को काट के दिखाए पहले कि जो लोग विरोध में थे गांधी जी के में, वो कौन थे? कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले थे, या महात्मा गांधी के परिपाटी पे चलने वाले लोग थे, अहिंसा की बात कर रहे थे? नहीं थे ना वो। अगर जो 1908 में वीर सावरकर बोलते हैं कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, और इंग्लैंड में ये बात बोलते हैं, तो उसके बाद सशस्त्र विद्रोह शुरू होता है भारतीय इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। तो अब ये बोलते हैं कि जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया वो कांग्रेसी थे। वो कैसे कांग्रेसी थे? अगर जो कांग्रेसी थे तो कांग्रेस ने उनको बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? खुदीराम बोस के लिए कांग्रेसी क्यों नहीं लड़ रहे थे? नेहरू जी इतने बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू इतने बड़े वकील थे, और भी बहुत सारे इतने बड़े वकील थे आपके पास, खुद महात्मा गांधी बहुत बड़े वकील थे। फिर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? फिर बाकी और लोगों को बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? इसलिए नहीं लड़ी गई ना कि वो आपके विरोधी थे। विरोधी थे तो कौन थे? वो कांग्रेसी थे? नहीं थे कांग्रेसी, राष्ट्रवादी थे ना, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। और आजकल राष्ट्रवाद की बात कौन करता है इस देश में? बीजेपी। आपके सामने तो कोई था ही नहीं ना, जब आप देश आजाद हुआ तो इनके पास कोई था ही नहीं कि कोई पार्टी हो जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ ले। तो जब जनसंघ था, जनसंघ से लेकर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती आ रही है। अगर जो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, मैं तो बोलता हूं सुभाष चंद्र बोस भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे थे। लेकिन आपका जो आइडिया था कि अहिंसा से आजादी चाहिए हमको, तो वो आपका आइडिया था, महात्मा गांधी का आइडिया था। लेकिन अब इन्होंने बोला, इन्होंने थोड़ी लांछन लगाई इधर उधर, तो मैं बता दूं, इनको ये भी बता देता हूं, एडविना माउंटेनबेटन से जो सलाह लेके जो उनके एक तरीके से दलाल के तौर पे काम कर रहे थे, वो कौन थे? अंग्रेजी शासन का दलाल भी तो था कोई, जो जिसको रात में एडविना माउंटेनबेटन बताती थी, सुबह वही कर देते थे, वो भी तो था कोई। और आप बोलते हैं वो स्वतंत्र वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई तो लड़ रहे थे आप, लेकिन वही लड़ रहे थे जो अंग्रेज बता रहे थे कि भाई ऐसे लड़ो और वैसे लड़ो।
जैसे ही वो एडविना माउंटेन बेटन बता उसको उसका हस्बैंड बताता था लॉर्ड माउंट बेटन, वैसे ही फिर वो एडविना माउंटेन बेटन नेहरू जी को बताती थी। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राहुल जी, वरना अब समय धीरे धीरे हमारे पास कम पड़ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु और लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी तक उस चीज पे चर्चा हुई नहीं है। मैं पहले कांग्रेस का पक्ष लूंगा, क्योंकि आज बहुत सारा इतिहास ऐसा है जिसको आसिफ जी ने रखा है देश के सामने, और उसके ऊपर हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आसिफ जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो कांग्रेस की नजर में क्या है? कौन लोग थे जो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रहे थे? वही लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उस वक्त में, वही तो तोड़ने की बात कर रहे थे। और कौन लोग थे? रही बात, मैं भी कहूंगा, राहुल जी ने कहा कि माउंट एनू की बात मान के जो हुआ करता था, वही लोग सलाखों के पीछे अंग्रेजों ने जेलों के अंदर डाला आजादी की लड़ाई के लिए। एक मिनट, नहीं क्या कहा आपने? के लिए काम करेंगे। एक सेकंड आसिफ जी, एक सेकंड, आपने क्या बताया? एक बार ने कहा एडविना माउंट बेटन के साथ, अंग्रेजों के लिए माउंट बेटन के साथ में आपने क्या बताया? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप पहले एडविना, नहीं एक सेकंड, पहले बात सुन। कहना चाहिए तो सलाखों के पीछे जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने सादा संघर्ष चली, सलाखों के पीछे सालों काटे, वो देश की आजादी के लिए काटे। आपने एक बार कोट नहीं किया उनको, क्यों कोट नहीं कर रहा उनको? क्या ये सलाखों के पीछे लोग नहीं रहे? लोग ने ये वो लोग, आप फैमिली किसकी कर रहे हैं? या बैठकर जो लोग सलाखों के पीछे गए और जाने के बाद में जब उन्हें लगा हमसे गलत हो गया, अंग्रेजों को माफीनामे लिखे, चिट्ठियां लिखी, कैंसिल ली, उनकी पहली बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए सलाखों के नीचे गए, आपने राहुल जी को बात पूछी क्या उनके शब्दों को? वो कोट करने में तकलीफ हो रही है क्या आपको भी? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कई तकलीफ हो रही है। रही दूसरी बात, राहुल जी के साथ मैं बहुत डिबेट कर चुका हूं, ये पहला बार मेरा वाकया नहीं है, लेकिन कभी राजनीति विषय से अक्सर भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखते हैं। घोषित तौर पर आपने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति विषय ना कहें तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, नहीं व्यक्तिगत आरोप में मत जाइए। देखिए ऐसा है मोहम्मद आसिफ जी, नहीं व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत आरोप पे जाएं, मैंने उनको, एक सेकंड, आप चैनल की क्रेडिबिलिटी ना, आसिफ जी देश ने आपको सुना है, आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे। मेरी बात सुनिए पहले, आसिफ जी की आवाज नीचे करिए, मेरी बात सुनिए आसिफ जी। पहली बात तो यह है कि चैनल ने जिस व्यक्ति को जिस पद के साथ में बिठाला है उसके ऊपर आप सवाल ना उठाएं। और ये चैनल ने इसलिए नहीं बिठाला है कि हमें कोई किसी, जो चीजें तथ्यात्मक रूप से हैं वो सामने रखी गई हैं, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप प्रवक्ता नहीं बनाया, बेहतर होता आप उसी को बनाते। आपने, मैं कह रहा हूं आसिफ जी की आवाज, एक मिनट रोको पहले। आसिफ जी मेरी आवाज, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस की तरफ से जो इतिहास आपने भी आज चैनल के माध्यम से रखा है उसको भी देश ने सुना है। तो जिस तरीके का इतिहास कांग्रेस का है और जिस तरीके से आपने इतिहास रखा है वो भी देश के सामने जाएगा, खुद कांग्रेस के सामने भी जाएगा। आप भी इसको पलट करके सुन पाएंगे हमारे सोशल मीडिया के जरिए। मैंने आपसे ये सवाल रखा है इसीलिए, अभी आप चर्चा का जो बिंदु आता है उसको लेकर के, अब वो सारी बातें पेंशन पेंशन की निकल गई। अभी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, टू नेशन थ्योरी को लेकर के जिस तरीके का मत कांग्रेस का हो उसको आप देश के सामने रख दीजिए। मेरा सवाल बड़ा कांग्रेस तो कभी भी बांटने की राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस का इतिहास है बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी विचारधारा के लोग करते हैं। आप बयान, हमें अक्सर बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता को उठा के यार किस तरीके बयान आते हैं, और ताजी बयान तो आप उठा के निकले असम के मुख्यमंत्री का, किस तरीके से आज कोर्ट को संज्ञान लेके उसके खिलाफ मुकदमा देना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर ये थ्योरी अगर आज की डेट में है तो किसकी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप चर्चा करने होते असम के मुख्यमंत्री को लेकर, क्या बयान आता है, क्या ये आप हमें नहीं बता सकते, नहीं ये आप हमें नहीं बता सकते कि हमें चर्चा किस पे करनी है।
कि जो भारतीय जनता ओहो, पार्टी के जब नेता बने, आपको उनके एक खिलाफ तो सेकंड, बहस होनी नहीं आसिफ चाहिए। जी, उस अगर मुद्दे पर जाना नहीं चाहिए। एक विशेष फर्क आपको करने का- विषय बताया गया था ना, कर रहे हैं, वो अच्छी लग रही हो ये आपको। कांग्रेस की दिक्कत आपको है। अच्छी लग रही होगी, मुझे तो अच्छी लग रही कांग्रेस की ये मैं दिक्कत है देखता हूँ, कि अच्छी लग रही। उल्टा सीधा इतिहास टेलीविजन पर आकर के बताना है, जोर जोर से अपनी बात रखनी है। आपको ये नहीं तय करने का अधिकार है कि हम चर्चा किस विषय पे करेंगे। हमने जब चर्चा तय की, आपको विषय बताया गया था। एक मिनट, जरा आसिफ जी की आवाज नीचे करो पहले। आसिफ जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी बरगलाएंगे, चलता रहेगा। आपको विषय बताया गया था चैनल की तरफ से कि आज चर्चा किस विषय पे होनी है। जिस विषय पे चर्चा होनी थी उसके आपने सहमति दी, तो आप चर्चा में हैं। पहली बात, जो आपने बात रखी है वो देश ने भी सुनी है और सारी दुनिया ने सुनी है। अब आइए आप टू नेशन थ्योरी पे, जो सवाल मैंने रखा आप बोलते रहिए। राहुल तलान जी, अब आप बताएं कि टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए वो कौन लोग थे, किस तरीके से रखा गया और उसके ऊपर कांग्रेस ने किस तरीके का स्टैंड लिया और देश का क्या हुआ। अब आप सुनिए आसिफ जी, अपने आगे सुना भी करिए। अच्छा आसिफ जी, अब सुन लीजिए, टू नेशन आप बोलिए, थ्योरी पे भी उनकी बात आवाज कर जाएगी लेते हैं। नहीं जब तक, ठीक है, वो बोलते रहेंगे, आप तो अपनी बात रखिए राहुल जी। देखिए, टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात की सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का कि दो राष्ट्र होने चाहिए और मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं। बाद में उसको जिन्ना ने पकड़ा। अब वो धीरे धीरे फिर सबकी मांग बनती चली गई। तो सवाल ये है कि इसमें ना पेंट करने की कोशिश की जाती है टू नेशन थ्योरी प्रपोज की। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी प्रपोज की। और देखिए, टू नेशन थ्योरी की बात जब भारत का बंटवारा हो रहा था, यूनाइटेड प्रोविंस जो आजकल उत्तर प्रदेश है, इसमें मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट किया और 57 सीट मिली यहां से मुस्लिम लीग को। और उसके बाद यहां से जब दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तो यूनाइटेड प्रोविंस से जाने वाले मुसलमानों की संख्या 1% से भी कम रह गई और वो यहीं रह गए जिन्होंने वोट किया था। ये जो आजकल दुहाई देते फिरते हैं ना कि हम बाई चॉइस यहां रहे थे, नहीं, ये बाई चॉइस नहीं, बाई साजिश यहां रहे थे। इन्होंने क्या किया था कि टू नेशन थ्योरी में वोट तो जब मुस्लिम लीग को दे दिया, जब बंटवारे की बात आई, लाहौर प्रस्ताव के बाद जब ये प्रपोज की गई, तो उसके बाद जब बंटवारे की बात आई तो मुस्लिम लीग को वोट किया यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने। लेकिन फिर जब जाने की बात आई कि भाई यहां से जाना होगा, तो यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमान गए ही नहीं, यहीं रह गए। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग के समर्थक आज भी उत्तर प्रदेश में देश को बांटने की, राज्य को बांटने की जो बात कर रहा है, चलिए बताइए उसके ऊपर कौन सी थ्योरी है वो? ठीक है वही आसिफ तो बांटने की जी, थ्योरी है ना। आसिफ जी, राहुल जी, मेरे पास आज समय इतना ही था चर्चा में। आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी तरह से पुख्ता बात रखी और अपनी तरफ से आपने अपनी जो दलीलें रखनी थी वो रखी हैं। मैं इस चर्चा के आखिर में आसिफ जी आपके सामने फिर से यह बात कह दे रहा हूं कि आपकी नजर में कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन सपा का है, वो आपकी नजर हो सकती है। जैसे आपने बताया कि इंडिया गेट पर किसके नाम है, वो कांग्रेस की नजर से हो सकता है। जैसे आपने बताया कि टू नेशन थ्योरी क्या है, वो कांग्रेस की नजर से हो सकती है। आपकी नजर में आपके अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं, लेकिन राहुल जी हमारी नजर में राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमने उनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आमंत्रित किया। यह इस बात का हमारे पास तथ्य है और यह इस चर्चा का सत्य है। अब कांग्रेस अपने इतिहास को देखे और इस बात को समझे कि पिछले 70-75 साल से जिस इतिहास को ढोती वो चली आ रही है, आज अगर देश उसको ढोने के लिए नहीं तैयार है तो इसमें गलती देशवासियों की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में आज मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ कहने को इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप मोहम्मद आसिफ की बात सुनेंगे कांग्रेस की तरफ से तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो इतिहास कांग्रेस की तरफ से बताया गया है आम हिंदुस्तानी को, वो किस तरीके का है। रही बात, मैंने जान करके आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसीलिए नहीं बुलाया था कि एक राजनीतिक विश्लेषक होगा तो वो कम से कम सही चीजों को देश के सामने रखेगा और निष्पक्ष भाव से रखेगा, लेकिन कांग्रेस की नजर में जो सही तथ्य रख रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है,
वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है, वो प्रवक्ता है। इसके लिए मैं कांग्रेस की जुबान नहीं पकड़ सकता। उनकी आवाज धीमी या तेज करना मेरे बस में था, चूंकि मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाना था। लेकिन आज की चर्चा रही बड़ी महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को देखने के बाद आपको शुद्ध रूप से समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, और आखिर वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की अगर मांग उठ रही है, उनके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? नमस्कार। स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। हो सकता है उनके मानने और जानने वाले आरएसएस के लोग हों, लेकिन बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। सावरकर साहब ने सबसे पहले 2 राष्ट्र की ट्यूनेशन थ्योरी दी। समझ में नहीं आ रहा, मोहन भागवत जी आजकल उसको हमारे यहाँ कहते हैं उठौना, दूध का उठौना के हिसाब से बयान देते हैं।